जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी संपदा क्या है? हमारी सबसे बड़ी संपदा हमारा जीवन है, लेकिन अधिकांश लोग इस जीवन को गंवाने के सिवाय कुछ नहीं करते। यह जीवन एक अवसर है ताकि हम अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। संगत जी, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम जीवन रूपी सभ्यता को समझे तब तक हमारा अपना पूरा जीवन लगभग ख़त्म ना हो जाए और हम सिर्फ अफसोस करते ना रह जाएं। इस जीवन की अहमियत क्या है, इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत ही खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और ढेरों गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग हम गुरु जी की एक भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण स्वरूप को सामने रखते हुए लिख रही हूँ। मुझे गुरु जी ने अपने चरणों में कब शरण दी, ये है तो मैं पहले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, जो 1-2 यूट्यूब के चैनलों में अपलोड हो चुका है। फिर भी मैं संगत जी को बताना चाहूँगी, गुरु जी ने मुझे अपने से अप्रैल 2024 में सीधे जोड़ा हो। आज मैं जो भी लिखूँगी वो गुरु जी खुद मुझसे लिखवाएंगे और अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी से मिलने के बाद ज़िंदगी कुछ चमत्कार से कम नहीं। आज मैं अपने कुछ छोटे छोटे शुक्राने सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं विदेश में थी और एक दिन मेरे अंकल जी में वॉक पर गए थे। पूरी सड़क में अंधेरा था, दरवाजे पर स्ट्रीट लाइट थी और एक घर में बहुत बड़ी खिड़की के माध्यम से गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप दिखा। वह शायद पहला संकेत था। उनकी नज़र अब पड़ चुकी है। मुझसे कुछ बोला ना गया, मैंने कुछ किया, मैं बस उनके स्वरूप की तरफ देखती रह गई। समय बीतता चला गया। मैं नई नई विदेश गई थी और मुझे वहाँ सेटल होने में समय लग रहा था। मैं बहुत उदास रहती थी। मुझे डिप्रेशन और चिंता से निदान मिल गया। मैंने कोई दवा नहीं ली क्योंकि मैं थेरेपी में थी। मुझे अपने अवसाद और चिंता का कारण पता था। मेरे अंकल जी और मेरे बीच बहुत सारी समस्याएं चल रही थी और अभी भी कुछ बाकी हैं। आवर्जन और हमारी समस्याएं मुझ पर बहुत असर कर रही थी। एक दिन मुझे सपने में दिखा कि मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ कि अगर मुझे इस एयरलाइंस की फ़्लाइट दिख गई तो मैं इंडिया चली जाऊँगी। फिर वैसे ही हुआ। मुझे सपने में वो एयरलाइन दिख गई। जब मैंने अपने दोस्त को बताया, देखो दिख गई, मुझे मेरे दोस्त ने कहा, जब तो ये बात बोल रही थी एक फ़कीर तुम्हारे पीछे खड़ा था, तुम्हारी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा अच्छा। मेरे दोस्त ने मुझे ये भी बताया कि उसने पीले वाले कपड़े डाले थे। उस वक्त मैंने सोचा कि वह साईं बाबा हैं क्योंकि मैं उनकी भक्त हूँ। विदेश जाने से पहले मेरे अंकल जी की नौकरी की मनोकामना के लिए मैंने बाबा के मंदिर में चोला चढ़ाया था। मेरे अंकल जी और मेरे बीच ऐसी कुछ बात हो गई कि मुझे इंडिया आना पड़ा और उसी एयरलाइंस में जो मैंने सपने में देखी थी। बारात आने के बाद जिस तरह से गुरु जी के साथ अनुभव हुए, मुझे बहुत बाद में समझ आया कि मैं पीले चोले वाला फ़कीर साईं बाबा नहीं, गुरु जी थे। उस हाल में गुरु जी ने बोला कि मैं और साईं बाबा एक ही हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इंडिया आने से पहले एक दिन मेरे अपार्टमेंट की बालकनी में मुझे 4-5 कबूतर दिखे। उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि गुरु जी कबूतर के रूप में घर पर पहरा लगाते हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं अकेली घर पर थी और मैं शीशे से दरवाजे के बाहर देख रही थी। 2 कबूतरों के बीच इतनी लड़ाई हुई कि मैं देख के हैरान हो गई। मुझे लगा किसी एक कबूतर को जरूर चोट लगेगी। मुझे डर भी लग रहा था और एक तरफ थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि ये लड़ कैसे रहे हैं, इतना ऐसा क्या हुआ होगा इनके बीच में। फिर एक कबूतर ने दूसरे को भगा दिया और वह दूसरा कबूतर उड़ गया। पीछे पीछे बाकी भी उड़ गए। मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी क्योंकि मेरे अंकल जी और मुझे पक्षियों और जानवरों में बहुत रुचि है, पर मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई। इसके कुछ दिन बाद ही मेरे अंकल जी और मेरे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा और इंडिया आना पड़ा। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि इंडिया आऊँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। शायद गुरु जी ने मुझे वहाँ बहुत बड़े संकट से बचाकर भारत भेज दिया। यहाँ आने के बाद काफ़ी चमत्कार हुए। एक दिन मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। मैं नई नई जुड़ी थी तो मैंने सोचा ये कैसे होगा। एक सुबह मैं सोई हुई थी और मेरे कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने सपने में देखा मेरी बुआ के घर में गुरुजी
के रूप में देखा मैंने। देखते हुए चले गए। मेरी बुआ ने लाल और काली साड़ी डाली थी जो कभी नहीं डालती। वो सलवार सूट और पेस्टल शेड ज़्यादा पहनती है। मुझे इस बात से पहचान हुई कि वो गुरुजी ही थे, क्योंकि उनके हाथों में एक सुनहरे रंग की घड़ी थी। लाल और काले चोले में तो सिर्फ गुरुजी ही हो सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बाद में एक मैसेज आया कि जब तो सोई हुई थी मैं चाय पी के चला गया। जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरी भाभी और बुआ बस चाय पी कर हटे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे घर में सिर्फ मेरी भाभी और मम्मी और मैं जुड़े हैं। हम सिख परिवार से हैं। हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। 31 मई गुरु जी के समाधि दिवस वाले दिन बड़ा मन किया कि सत्संग होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सिख परिवार से हैं ये कैसे होगा। मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उस दिन मेरा भाई और मेरी बुआ अस्पताल गए थे परामर्श के लिए। उनकी उपस्थिति में गुरु जी की मेहर से पहली बार हमारे घर सत्संग हुआ, जिससे मेरी मम्मी, भाभी और मैं शामिल हुई। हमने फूल, देग, जल प्रसाद और नमकीन का भोग लगाया। गुरु जी को उससे पहले मुझे संदेश आने जरूर हो गए कि सत्संग करने की तैयारी कर ले, मैं खुद सत्संग करवाऊंगा। बस अब जब गुरु जी ने कहा था तो सत्संग कैसा ना होता। गुरु जी ने खुद सारे इंतज़ाम किए और हम सत्संग कर पाए। गुरु जी से जुड़ने के बाद एक बहुत अच्छा काम हुआ कि गुरु जी ने हमें सारे वहमों से दूर कर दिया। अक्सर ज़िंदगी में गलतियों के कारण हम पंडितों और जोशियों के पीछे भागते हैं, खासकर मैं। लेकिन जब से गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, मैं गुरु जी ने घर में बहुत कुछ निकाला है, चाहे वो धागे हों या खंडित मूर्तियाँ और तस्वीरें। क्योंकि हम शहर में रहते हैं, यहाँ साफ झीलें मिलना बहुत मुश्किल है। यह क्षेत्र मेरे लिए बहुत नया है। मुझे किसी झील के बारे में पता नहीं था। मैंने गूगल पर सर्च किया तो घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक झील के बारे में पता लगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था किसी भी झील के बारे में जो आसपास हो। गुरु जी ने कहा घर के सारे धागे, भस्म, सिंदूर, सिक्के, खंडित मूर्तियाँ विसर्जित करनी होगी। तो उनकी कृपा से यह काम बहुत आसानी से हो गया। फिर एक दिन मेरे घर वालों के और मेरे बीच बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे घर वालों के और मेरे अंकल जी के भी सारी गलत फहमियाँ, कलेश ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे घर वाले अंकल जी पुरानी बातों को भूलकर आगे नहीं बढ़ रहे। इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। सालों हो गए मैं अपने अंकल जी के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बहुत कड़वी बातें सुनाई थी। मेरे पापा भी उनका साथ दे रहे थे और मुझे कह रहे थे अब मुझे आर या पार फैसला करना होगा। उसी दिन अपने इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भी आना था। घर से हॉस्पिटल करीब 2 घंटे दूर है। मेरे पापा सुबह चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें एडमिट होना पड़ेगा। शाम को मेरा भाई और मैं उन्हें देखने जा रहे थे। मैं बहुत उदास थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी और दुआ मांग रही थी कि गुरुजी कृपा करके सब ठीक कर दो। मैंने ये भी कहा कि अगर सब ठीक होना होगा तो आप मुझे प्लीज़ कोई संकेत दीजिए। संगत जी, हम दक्षिण भारत के एक शहर में रहते थे। गुरुजी के स्वरूप या कार में जय गुरुजी लिखा हुआ बहुत कम दिखता है। गुरुजी ने फिर चमत्कार दिखाया। जब हम अस्पताल जा रहे थे तो हम बहुत बुरे ट्रैफिक में फंसने वाले थे कि अचानक हमारे ड्राइवर के मन में आया कि गाड़ी दूसरे रोड से निकालने, जिसके लिए यू टर्न लेना था। फिर जब यू टर्न लिया, आगे चलकर एक इंटीरियर की दुकान में एक मोर की इतनी बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी कि बस पूरी दुकान में वो पेंटिंग ही हाईलाइट हो रही थी। फिर भी कहीं ना कहीं तो इसको संकेत नहीं मान रही थी, क्योंकि आखिर में वो एक पेंटिंग थी और असली मोर नहीं था। मैं उदास ही बैठी हुई थी और हम आगे चलते गए। कार के जिस तरफ मैं बैठी हुई थी, अचानक मैं देखती हूँ कि मेरे पास से एक और कार गुजरती है जिसका नंबर 777 होता है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं होता और मैं बार बार उस नंबर प्लेट की तरफ देखती हूँ। जो मैं देख रही हूँ वो सच्ची था या नहीं, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ 777 लिखा हुआ था और काफ़ी देर तक वो कार साथ में चलती रही। फिर हमने राइट ले लिया और वो कार सीधी चली गई। संगत जी, अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही इस नंबर प्लेट की गाड़ी को देखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, यह मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब मेरे प्रार्थना करें कि जो अरदास मैंने गुरु जी के सामने रखी है जरूर पूरी हो जाए। मैं बहुत प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। मुझे यकीन है कि गुरु जी की मेहर से और आप सबकी प्रार्थनाओं से सब ठीक होगा और सभी कर्जे पूरे होंगे। मैं यह भी अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला होवे और आप सभी की मुरादें पूरी हों, सभी के परिवार में सुख, शांति, मेहर और बरकत बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संजना आंटी की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर उन्होंने यह सत्संग शेयर कर दिया। आप पर और आपके परिवार पर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। संजना आंटी, अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक पुरानी संगत आंटी का सत्संग सुनेंगे जिनका नाम मीनाक्षी आंटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के बारे में क्या बोलें। गुरु जी के बारे में बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है।
गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर रोज़, हर समय, हर टाइम हमारे साथ है। मैंने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया 1999 में। मेरे कज़न और जिया के साथ हम पहली बार गुरु जी के दरबार में गए एम्पायर स्टेट में। तो संगत जी, जब हमने एम्पायर स्टेट में एंटर किया तो वहाँ का नज़ारा इतना डिवाइन है कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उस टाइम आप गुरु जी को डायरेक्ट फेस ही नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे पे इतना नूर था, इतना अट्रैक्शन था कि आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती थी। इतना नूर, इतनी चमक। तो जब हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया, उनका भी अपना एक रीज़न था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। 3-4 महीने होते उसका मिसकैरेज हो जाता था। बस इन्हीं रीजंस के कारण हम गुरु जी के पास गए। तो संगत जी, जैसा आप जानते हैं कि अगर हम किसी समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो जैसा जो बोलते हैं वैसा कर लेते हैं। तो ऐसे हमें गुरु जी के बारे में बताया गया, तो हम वहाँ गुरु जी के पास चले गए। मैं, मेरी मदर इन लॉ, हम वहाँ गए, हमने माथा टेका। और उस टाइम गुरु जी का बहुत कम बोला करते थे संगत जी। बस मम्मी और हम लोगों ने माथा टेका। मेरी सासू माँ ने धीरे से बोला कि ये समस्या है, और गुरु जी ने बस सुना और बोला कल्याण कितना। तो संगत जी, उस टाइम तो हमें इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता था। और दूसरी बात में ये संगत जी कि हमारा थॉट प्रोसेस दूसरा है। हमें लग रहा है कि हम जिन गुरुओं के पास जा रहे हैं, यहाँ पर वचन चल रहे होंगे, वहाँ अच्छी खासी तबीयत होगी, अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन हमें तो पता चला कि गुरु जी तो बहुत कम बोलते हैं। उन्हें इन शब्द का कल्याण किया, जय ऐशकर, इसका तो मतलब हमें पता ही नहीं था। कि बस ऐसे जिस कज़न के साथ हम गए थे, अलका आंटी के साथ, गुरु जी ने हमें बोला कि जाओ पीछे जाके बैठ जाओ, तो हम पीछे जाके बैठ गए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। 4 लोग नंबर लगाया हुआ था, लंगर प्रसाद शेयर किया। गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। उधर क्या हुआ कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उसने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था कि वह बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके पास हस्बैंड ने बहुत सेंटर्स में, जो जहाँ पर बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, तो ऐसे बहुत जगह पर उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई थी। तो हम लोगों ने जिन जिन भी जगह पर एप्लीकेशन डाली थी, वहाँ पर हमने एक ही रिक्वेस्ट थी कि जिस बच्चे को हम अडॉप्ट करेंगे उसका एक बार मेडिकल ज़रूर करवाएंगे। तो संगत जी, क्या होता है, जो संस्थाएँ होती हैं जहाँ पर अनाथ आश्रम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, यह सब देखते हैं, उनके अपने नॉर्मल्स होते हैं। वहाँ पर जनरली बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। मेडिकल के लिए उनकी पत्नी, मेडिक्लेम टीम होती है जो वही सारे टेस्ट करती है। डोंट नो क्या हुआ बाद में। गुरुजी ग्रेस, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया बच्चों को बाहर ले जाने के लिए और मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। उस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में रहते थे। हम लोग उस वक्त जीके ग्रेटर क्लास रहते थे। तो संगत जी, मेरी डॉटर की जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हुआ करती थी, वो उस वक्त निज़ामुद्दीन में रहा करती थी। हम उनके पास उस बच्चे को लेके गए। तो जब उन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने चेकअप किया और बोला कि मीनाक्षी, दिस गर्ल सम प्रॉब्लम एंड आई वांट एडवाइस यू। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगी कि आप इस बेबी को अडॉप्ट करो। तो आई सेड ओके। तो फिर जो दूसरा बच्चा जो हमने लिस्ट में तय किया हुआ था, उसको लेके आए, और वह जो लेडी के साथ था वो बहुत हेल्दी बेबी था। हम फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने इसके बारे में टेस्ट किया और बताया कि नहीं मीनाक्षी, मैं इस बेबी को भी अडॉप्ट करने के लिए एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि इसको हेपेटाइटिस बी है। उनके जो सीनियर थे वो ग्रीन पार्क में बैठा करते थे, तो उन्होंने हमें कहा कि एक बार डॉक्टर से भी सलाह लीजिए। उन्होंने कहा जैसे डॉक्टर कहेंगी वैसा आप कर लीजिएगा, और हम उस बेबी को वहाँ ले गए डॉक्टर सीनियर के पास। और जब उन्होंने बेबी को देखा तो उन्होंने कहा कि बेबी तो बहुत हेल्दी है। बोले कि जो डॉक्टर गुल हैं उन्होंने टेस्ट करने के लिए बोले हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो एक बार कर लेते हैं टेस्ट अपने। तो संगत जी, उस टाइम पर भी ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव थे, पर हमने उसे करवाया। और इधर मेरी सिस्टर इन लॉ रोने लगी कि एक तो मुझे हो नहीं रहा बच्चा, और इधर मैं जिस बच्चे को भी हाथ लगा रही हूँ उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। तो कहने लगे कि आप तो जिन गुरुओं के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि कल्याण कितना, तो देखो ये क्या हो रहा है। हमको भी समझ में नहीं आया। खैर, उस बच्चे का टेस्ट हुआ, जब रिजल्ट आया तो जो डॉक्टर गुल कह रहे थे वो बात सच निकली, हेपेटाइटिस बी था। जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि मैं इस बीमारी के साथ तो आपके इस बच्चे को अडॉप्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप फिर भी इसको अडॉप्ट करते हो तो आपके जीवन भर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो फिर डॉक्टर ने भी कहा कि जब आप लोग डिसाइड कर लेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया और हमने कहा नहीं, वो विल गो फॉर इट, हम अडॉप्ट करेंगे। उधर क्या हुआ, संगत जी जिया के साथ आए हुए थे, जितने भी पेपर साइन करने थे संस्था में बच्चे अडॉप्ट करने के समय, वह हम साइन कर चुके थे। संस्था से 1 या 2 व्यक्ति आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आपके घर पर आते हैं, सब कुछ देखते हैं, जो कुछ भी आपके फॉर्म में फिल करा था उन सब की जांच पड़ताल के लिए वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो
जिया के साथ संस्था से एक व्यक्ति नया ट्रेन में जिया और संस्था से जो उनका आदमी है वो भी गया। वहाँ पहुँचने के बाद जीजी को पता ही नहीं चला कि वह आदमी कहाँ चला गया, और जिया वहाँ उतर के हमें फ़ोन किया कि मैंने तो पूरी ट्रेन छान ली, मुझे तो बंदा ही नहीं दिखा, नहीं दे रहा खड़ा। तो इस बच्चे को यह प्रॉब्लम है थी, और इधर उधर मेरी सिस्टर इन लॉ रोने लगी कि कल मुझे तो नहीं रहे हैं। जिन बच्चों को भी हाथ लगा रही है उसे कुछ ना कुछ हो रहा है, और इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, वे सेड ओके व्हाट टू डू नाउ। और संगत जी गुरुजी ने कुछ भी प्लान करके रखा हुआ था, तो गुरुजी कैसे उसे अडॉप्ट करने देते। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ चेन्नई चली गई। मेरी सिस्टर इन लॉ चेन्नई में रहती है और अपने हस्बैंड के साथ, मेरे जिया के साथ में। तो जब वो चेन्नई पहुंची तो उसने वहाँ पर कंसीव कर लिया। बहुत सहमत थी, बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, और 3 महीने तक अपने बहुत बच्चे अच्छे से समय निकाला। डॉक्टर ने उसे जो भी चीज़ें बोली वो खाने के लिए, जो मेडिसिन बोली थी सब कुछ उसने किया, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसा सब कुछ उसने किया। एंड शी वॉज डिलीवर हेल्दी बेबी गर्ल इन 9 मंथ्स। और जब गुरुजी की ग्रेस है, गुरुजी के आशीर्वाद से बच्ची इंजीनियर बन गई, कॉलेज में टॉप भी कर रही है। उस बच्ची पे गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। डॉक्टर ने डिलीवरी की कुछ डेट्स बताई थी 27 मार्च के आसपास, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ 7 मार्च को, गुरुजी की ही जन्म तारीख पर। तो गुरुजी हमारे लिए क्या प्लान करते हैं हेड समझ नहीं पाते हैं, और हम रेस्टलेस हो जाते हैं। गुरुजी ने इन्हें बेबी ब्लेस करना था तो अडॉप्शन होने ही नहीं दिया। गुरुजी की यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, आप छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना आए। इन दिनों में बच्चियाँ बहुत छोटी थी एंड माई हस्बैंड वॉज सीइंग दैट टाइम, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था गुरुजी के पास जाने के लिए, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड हुआ करते थे तब तो कभी वो चले जाते थे, कभी मैं चली जाती थी, हम लोग मैनेज कर लिया करते थे गुरुजी के पास जाने के लिए। लेकिन जब वो इस शिप पर चले गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। गुरुजी के पास जाना तो डिसकंटिन्यू हो गया, मगर बैक ऑफ माई माइंड गुरुजी की खुशबू, गुरुजी का मंदिर, गुरुजी का ओरा सब कुछ हमारे साथ होता था। और 2000 में हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए, और गुरुजी की बहुत सारी संगत है। भाटिया आंटी, मेरा उनसे मिलना हुआ, और वही बेसमेंट में उनका पार्लर चलता था। तो यहाँ पर गुरुजी के स्वरूप को मैंने देखा, तो गुरुजी का स्वरूप देखकर मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप गुरुजी को फॉलो करते हो? तो वो मुझसे पूछने लगी कि हाँ हम तो फॉलो करते हैं, आप कैसे जानते हैं इनको? तो आंटी को मैंने सारी बात बताई कि हम गए थे एंड माई सिस्टर इन लॉ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो इसके बाद कुछ लोगों ने गुरुजी के नाम पास जाना छोड़ दिया। तो मैंने उन आंटी को कहा कि नहीं आंटी, नहीं जाने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। उस बच्चे को अभी मेरी छोटी और रात का टाइम हो जाता है, आना जाना ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैं अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ूँ। तो ये सब सोचते हुए मेरा डिस्कनेक्ट, देन वी स्टार्टेड गोइंग अगेन। फिर बीच में फिर दोबारा डिस्कंटिन्यू हो गया, और फिर भाटिया आंटी हमें मिली, और उनके जो जी थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था केरला से। तो 2008 और 9 में उन्होंने कहा कि मीनू आंटी अपने को चलना है गुरुजी के पास। भाटिया आंटी ने ये भी कहा कि अब तो सत्संग बड़े मंदिर में होता है, तो चलो वहीं चलेंगे, इस बार बड़े मंदिर में ही गुरुजी के दर्शन करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। हम आज गए, हमने माथा टेका, लेकिन गुरुजी तो नहीं थे वहाँ पे। बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने ये सोचकर तकलीफ़ सहली कि गुरुजी जब थे तो उस टाइम तो हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, और अब जब नहीं है तो उनकी बहुत याद आ रही है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस फील हो रही थी। मगर गुरुजी क्या सोचते हैं हमारे लिए हम नहीं जानते, शायद गुरुजी किसी और को ब्लेस कर रहे थे। इसलिए मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहा कि गुरुजी ने हमें क्यों डिस्कंटिन्यू किया। खैर जब हम लोग दोबारा 2009 में गए, तो दोबारा जब हम कनेक्ट हुए तब हमने वहाँ माथा टेका, और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगली बार जब हम लोग आएँ तो मेरे अंकल को भी यहाँ बुलाना, क्योंकि अकेले आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घर वापस आकर के मैंने अपने अंकल को बताया कि ठीक बिल्कुल वैसे ही दरबार है जैसा एम्पायर स्टेट में होता था, वही ब्लेसिंग वही हो रहा है, वही खुशबू है, वैसे ही सत्संग यहाँ पर भी होते हैं। और संगत जी मैंने भी घर जा कर के अपने अंकल को बताया कि वैसे ही दरबार लगता है, वैसे ही हो रहा है, वैसे ही ब्लेसिंग है, वहाँ पर बहुत बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप भी मेरे साथ चलना। तो ही सेड ओके, अगली बार जाएंगे तो चलेंगे हम। और अगली बार जब मेरे अंकल भी मेरे साथ में गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस फील हुआ। उसके बाद तो संगत जी हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद हमेशा हमारी एवरेज सैटरडे संडे गुरुजी के साथ ही बुक था। हम उन्हीं के साथ अपना सैटरडे संडे मनाया करते थे, और हमारी फैमिली वालों को भी यह हो गया था कि ये लोग सैटरडे संडे किसी और फंक्शन में नहीं जाएंगे, इन्हें गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास ही जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत
शुक्राना। हमारे ऊपर तो फिर संगत जी अलका दीदी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ओवरी का कैंसर है, इट वाज द 4th स्टेज ऑफ द कैंसर। और मैं उनके कीमो के लिए जाया करती थी, मैं उन्हें कीमोथेरेपी के लिए ले जाया करती थी। और अलका दीदी का ये विश्वास है गुरु जी के प्रति, वो एक अलग ही लेवल का है। जब भी उन्हें कीमो करानी होती तो उन्हें एडवाइस दिया जाता था कि आप बाहर नहीं आएंगे, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आप सिर्फ घर में रहोगे। जब आपको कीमो करवानी है, जैसे ही वैकेंट होता है, अलका आंटी बोलती है कि मीनू चलना है गुरु जी के पास में, वहाँ माथा टेक के आना है अपने को, और वहाँ जाकर मुझे गुरु जी से बोलना है कि गुरु जी एक कीमो तो मैंने करवा दी और दूसरी कीमो मैं आपके साथ कराने आई हूँ। उन्हें बहुत इंस्ट्रक्शन दिया करते थे कि ऐसे रहना है, वैसे रहना है, बहुत ज़्यादा फूड नहीं खाना है। लेकिन बड़े मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता था, चाहे कड़ा प्रसाद हो, चाहे चटनी प्रसाद हो, कुछ भी मिलता हो, वो सब खा लेती हैं। तो संगत जी गुरु जी के प्रसाद में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं और उस प्रसाद की इम्पोर्टेंस पता करना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर संगत जी आपको वो प्रसाद मिलता है, आपका शेयर मिलता है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। और प्रसाद के रूप में जो भी आपकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है वैसे आपकी ही है, आप उसे किसी का शेयर नहीं कर सकते। और उस टाइम पर गुरु जी कहाँ रहते हैं कि इतनी लाइनें लोगों की, बहुत लोग संभाल ही नहीं पाएंगे। और उस टाइम पर हम लोग सोचा करते थे कि इतने कम लोग रहते हैं, गुरु जी का बाद में कैसे बता सकते हैं कि कितनी लाइनें लगेंगी, यह तो बहुत मुश्किल है काम। और संगत जी गुरु जी की बात सच होती है, आज नज़र आ रही है हमें कितने कितने घंटों खड़े होना पड़ता है गुरु जी के दरबार में आने के लिए। जब अलका आंटी को कैंसर हुआ तो मैं उनके साथ जाया करती थी, और कीमो हो गई तब उनका पेट स्कैन होना था। तो जब वो पेट स्कैन करा के बाहर आई, तब मैं उस दिन थोड़ा लेट पहुंची वहाँ पर। तो मैं जैसे ही आई, मुझे बोलती हैं कि पता नहीं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि दीदी आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया, तो बोलती है कि नहीं डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी चेंज मत कराओ, दोबारा करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ है आपको दोबारा टेस्ट करने के लिए? बोल रहे हैं कि कहानी कहते हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। अलका आंटी ने बोला कि जब तू देख। अब मैं वहाँ गई तो डॉक्टर वहाँ पर खड़े कंफ्यूज थे, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे और आपस में भी बढ़ा रहे थे, सब बात कर रहे थे। और अपनी रिपोर्ट देख ली, दूसरी रिपोर्ट भी उनके हाथ में ही थी। दोनों रिपोर्ट्स को देखते जा रहे थे, कुछ बातें करते जा रहे थे। तो जैसे ही 26 ने मुझे देखा, तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे देखा तो बहुत गुस्सा हो गया और मुझे कहने लगे कि आप अंदर कैसे आइए, आप बाहर जाइए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हुआ क्या है? मैं सुबह से आई हूँ, उसने कुछ खाया भी नहीं है, और आप कहो तो मैं उसे कैफेटेरिया में कुछ खिला के ले आऊँ? तो डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है, आप उन्हें कुछ खिला के ले आओ, लेकिन हम दोबारा से उनका टेस्ट करेंगे। जब वो डॉक्टर ही आपस में ड्रेसिंग कर रही थी, तब मैंने सुना कि वे आपस में बात कर रहे हैं कि पहली रिपोर्ट में इतना सारा फैला हुआ है, दूसरी रिपोर्ट में जो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड फ्रॉम देम। तो जब मैं बाहर आई, मैंने कहा दीदी के कि अभी उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा और डिस्कशन उन्हें करना है, और कुछ कंफ्यूज से लग रहे हैं। वो बोली सब, तो अलका दीदी कहने लगी कि हाँ ज़रूर। उसको मैंने इसके कुछ नहीं बोला, कहने लगी कि पेट देखो सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम लोग कैफेटेरिया, अगर मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप क्या खाओगे, तो मुझसे कहने लगी कि गेट समथिंग विच इज़ टोटली कुक्ड, कुछ भी कच्चा मत लेके आना। मैं तो वहाँ पर कैफेटेरिया में देख रही थी क्या कुछ खाने के लिए, वहाँ ये मैंने लगे सैंडविच रखे हुए हैं। मैंने कहा कि ये तो आपको खाना नहीं है। तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक ट्रक आ रही है समोसे की। तो कैफेटेरिया वाला बोलता है उसको कि अरे भाई ये तो समोसे भी इस लाइन में इस टाइम पे कहाँ लेके जा रहे हो, तो तू समोसा हमेशा डेली 4 बजे निकाल दे सकता है। तो मैंने खुशी खुशी दीदी से बोला देखो दी समोसे मालिक गुरुजी ने समोसे भी भेज दिए। हमने समोसे लिए, हमने सोचा जो भी लास्ट में बचा हुआ जो कुछ भी करना है वो उन्हें किया। एंड शी वॉज परफेक्टली फाइन। एंड जो डॉक्टर बोल रहे पड़े कीमो लेनी पड़ेगी, जय गुरु जी, बाय द वे गुरु जी ग्रेस, बाय द वे गुरु जी ब्लेसिंग, शी वॉज परफेक्टली फ्री। और वह बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब इस चीज़ को भी करीब 8-9 साल हो गए। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत अनगिनत है। फिर भी संगत जी हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारे मन में बहुत सारे इफेक्ट बढ़ चलते हैं। मैंने अपनी आँखों से अलका दीदी को पूरे तरीके से गुरु जी का आशीर्वाद से ठीक होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। पूरा विश्वास था गुरु जी पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक डाउट था। मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी से बहुत बार माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, बस ऐसे ही मेरे मन में एक डाउट था। संगत जी गुरु जी का जो मंत्र जाप करते हैं उनकी बहुत बहुत पावर, और अब आप मंत्र जाप करते हो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हर दिन की ब्लेसिंग्स ही मेरी तो सारी संगत से अब यही रिक्वेस्ट है कि गुरु जी को आप बस मानो, मांगो मत। गुरु जी को सब पता है आपको क्या देना है, आप वह बात जान ही नहीं सकते कि कब कैसे गुरु जी आपको क्या देंगे। गुरु जी को सब पता है कि आपको लिए क्या बेस्ट है। आप किसी भी वहमों में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मानो और उन्हें सरेंडर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत सुंदर कहानी से करेंगे। एक सुबह अभी सूरज भी नहीं निकला था, एक माझी नदी के किनारे पहुंच गया था। उसका पैर
किसी चीज़ से टकरा गया। झुककर उसने देखा पत्थरों पर पड़ा हुआ एक थैला उसके पास पड़ा था। उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया। वह सुबह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उग जाए वह अपना जाल फेंके और मछलियाँ पकड़े। वह जो थैला जो से पड़ा हुआ बना था उसमें पत्थर थे, वह के करके पत्थर निकाल के शाम नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों के गिरने की छपाक की आवाज़ सुनता फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकलना रोशनी हुई। तब तक उसने जोनी के सारे पत्थर फेंक दिए। सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में रह गया। सूरज की रोशनी में देखते से जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। जिसे उसने पत्थर समझ के फेंक दिया था हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम हाथ में बचा था टुकड़ा और वह पूरे झोले को फेंक चुका था। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफ़ी थी, लेकिन अंधेरे में अनजान अपरिचित उसने उस सारी संपदा को पत्थर समझ कर फेंक दिया था। लेकिन फिर भी वह मछुआ सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने के पहले सूरज निकल आया था। उसे दिखाई पड़ रहा था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारण सभी लोग संगत जी इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। ज़िंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आती और सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते हैं। संगत जी, जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय इसे फेंकने और गंवाने के कुछ नहीं करते। जीवन क्या है यह भी पता नहीं चल पाता और हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज, कौन सा सदस्य और कौन सा रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है तो बाकी बचा हुआ जीवन संवर जाता है। इसलिए संगत जी, समय रहते अपने जीवन को संवारिए, समय रहते अपने जीवन की महत्ता को समझिए और इस संपदा को नष्ट मत होने चाहिए। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।